11वीं शताब्दी की शुरुआत उत्तरी भारत के लिए बहुत ही अशांत रही, क्योंकि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने लगभग हर साल भारत पर आक्रमण किया और भारत की सीमाओं के शासकों को लूटा। गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था भारत के राजाओं की संपत्ति को लूटना, मूर्ति पूजा को समाप्त करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गजनवी ने भारत में स्थित मंदिरों को निशाना बनाया और कहा जाता है कि जब गजनवी ने अपने 17वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा तो वह वहाँ से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति ले गया था। पर कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि गजनवी के आक्रमणों का भारत के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु कुछ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा तत्कालीन प्रभाव तो ज़रूर पड़े थे। जैसे सिंधु घाटी में अनेक तुर्की बस्तियों का निर्माण हो गया था और धीरे धीरे वह भारत के भीतरी भाग में भी बसने लगे थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय उसकी मदद की थी। इसके साथ साथ गजनवी के आक्रमणों से भारत के राजाओं की सैनिक कमजोरी भी स्पष्ट हो गई थी, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत का मार्ग खोल दिया। महमूद गजनवी के आक्रमणों का पहाड़ी रियासतों पर भी प्रभाव पड़ा। 1009 ईस्वी में गजनवी ने भारत पर अपना चौथा आक्रमण किया और जब वे राजा आनंद पाल को हराकर वापस गजनी जा रहा था तो उसकी नज़र नगरकोट पर पड़ी, जो कि पंजाब हिल्स की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। उसने नगरकोट के हर एक गांव और कस्बों को बुरी तरह से लूटा और नगरकोट पर अपनी एक मिलिट्री पोस्ट स्थापित करके वापस गजनी चला गया। नगरकोट किले पर गजनवी का कब्जा 1043 ईस्वी तक रहा, जिसे कि दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने समाप्त किया। गजनवी के आक्रमण और उसके द्वारा स्थापित किए गए मिलिट्री पोस्ट से पहाड़ी राज्यों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर इसने भविष्य में आने वाले आक्रमणकारियों से पहाड़ी राज्यों को असुरक्षित ज़रूर कर दिया। किसी भी देश या प्रदेश की कला, संस्कृति और उस देश के विकास को जानना, समझना तथा उसका अध्ययन करना हो तो उस देश या प्रदेश के इतिहास का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी कारण हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास कला, भाषा, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक महत्वपूर्ण काल है, जिसे हमारी संस्कृति पर अन्य धर्मों के प्रभाव और राजपूत वंश के उदय से चिन्हित किया जा सकता है। इसलिए कई बार मध्यकालीन इतिहास को पोस्ट क्लासिकल एरा भी कहा जाता है, जो कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा। अगर हम हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को भारत के मध्यकालीन इतिहास से अलग करके या जोड़ करके अध्ययन करें तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला भाग है इन्वेजन ऑफ टर्क्स, दूसरा है दिल्ली सल्तनत और तीसरा है मुगल्स। सबसे पहले बात करते हैं टर्किश इन्वेजन की, जो कि 2 फेजेस में हुआ, फर्स्ट इन्वेजन और सेकंड इन्वेजन, जिसमें उन्होंने कश्मीर और सिंध को इन्वेड किया पर कभी हिमाचल की रियासतों पर हमला नहीं किया। टर्क्स के पहले इन्वेजन की सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल वैली ऑफ लामखम में शुबुक्तगीन और कश्मीर के राजा जयपाल के बीच हुई, जिसमें स्नो स्टॉर्म की वजह से जयपाल को हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने शुबुक्तगीन को शांति समझौते के लिए कहा, जिसे कि पहले शुबुक्तगीन के बेटे महमूद ने रिजेक्ट कर दिया था। इस पर जयपाल ने कुछ ऐसा कहा था कि शुबुक्तगीन को शांति समझौता मानना पड़ा। जयपाल ने कहा था, लूट, श्रद्धांजलि, हाथियों और कैदियों को प्राप्त करने की आशा में तुम शांति समझौते से इनकार करते हो तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम दृढ़ संकल्प लेकर अपने घोड़ों पर चढ़ेंगे, अपनी पूरी संपत्ति को नष्ट करेंगे, अपने हाथियों की आंखों को निकाल फेंकेंगे, बच्चों को आग में जला देंगे और तलवार और भालों से एक दूसरे को मार देंगे और तुम्हारे पास बचा होगा तो सिर्फ पत्थर, मिट्टी, राख और हड्डियाँ। इस संदेश को सुनकर शुबुक्तगीन ने जयपाल के साथ शांति समझौता कर लिया
पर कुछ ही समय बाद जयपाल ने शांति समझौता तोड़ दिया था, जो कि टर्क्स के सेकेंड इन्वेजन का कारण बना। टर्क्स के दूसरे इन्वेजन में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, जिसकी चपेट में नगरकोट भी आया, जो कि 1009 ईस्वी से 1043 ईस्वी तक टर्क्स के कब्जे में रहा। पर महमूद गजनवी नगरकोट को छोड़कर बाकी पहाड़ी रियासतों पर कब्जा नहीं कर पाया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पहाड़ी राज्यों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और पहाड़ी राज्य लगभग 300 सालों तक बाहरी आक्रमणों से बचे रहे। मध्यकालीन इतिहास का दूसरा भाग है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में स्लेव, खिलजी, सैयद और लोधी डायनेस्टी ने पहाड़ी राज्यों की तरफ ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया, पर तुगलक डायनेस्टी ने पहाड़ी राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश ज़रूर की। इनका पहला निशाना होता था नगरकोट किला। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर कब्जा करने की कोशिश की, पर इस घेराबंदी के बारे में कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तुगलक डायनेस्टी का अगला राजा था फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 ईस्वी में राजा बना। फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी तक पहाड़ी राज्यों पर हमला नहीं किया, पर जब कांगड़ा के राजा रूपचंद ने दिल्ली तक के मैदानी भागों को 1360 ईस्वी में लूटने की कोशिश की, तब 1361 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट की घेराबंदी की, जो कि लगभग 6 महीने तक रही। फिर रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के बीच समझौता हुआ और रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस समझौते के बाद 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर गया और 1300 संस्कृत किताबों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया। और इन सभी घटनाओं का जिक्र हमें तारीख़ फिरोज शाही और तारीख़ फिरोज फरिश्ता में मिलता है। हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का तीसरा भाग है मुगल्स। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में जीत हासिल करने के बाद की थी, और अकबर मुगल्स के पहले राजा थे जिन्होंने पहाड़ी राज्यों पर अपनी अधीनता स्थापित करने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई थी, जिसमें वे पहाड़ी राजाओं के बच्चों और रिश्तेदारों को बंदी बनाकर रखते थे, ताकि वह उन राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सके जिन पर उनकी अधिक प्राथमिकता नहीं थी। इस रणनीति का विरोध कांगड़ा के राजा बिधिचंद और नूरपुर के राजा तख्तमल ने किया था, जिसे बीरबल और हुसैन कुली खान ने रोका था, और बाद में वह अकबर के समकालीन बन गए थे। अकबर के समय सबसे खास घटना 1572 ईस्वी में हुई थी, जब अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनों की एक शाही ज़मींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था, जिसमें कांगड़ा के 66 गांव शामिल थे। और ऐसा माना जाता है कि अकबर ने नगरकोट किले पर कब्जा किया था, पर इसे मॉडर्न स्कॉलर्स ने कोई भी लिखित सबूत ना होने की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट किया है। मुगल काल में जहांगीर का समय हिमाचल प्रदेश के इतिहास के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जहांगीर के समय ही मुगलों ने कांगड़ा पर कब्जा किया था, जो 1615 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1620 ईस्वी के आते आते तक कांगड़ा पर मुगलों का कब्जा पूरा हो गया था। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खां को भेजा, परंतु दोनों में आपसी मतभेद की वजह से यह असफल रहा। इस आक्रमण का असफल होना जहांगीर के लिए शर्म की बात थी कि वह एक छोटी सी रियासत पर कब्जा नहीं कर पाया। इसलिए 1617 ईस्वी में फिर से सूरजमल और शाह कुली खां मोहम्मद के नेतृत्व में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी गई। कुछ ही समय में उनके बीच झगड़ा हुआ और रास्ते में सूरजमल और शाह कुली खान में लड़ाई शुरू हो गई और सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सूरजमल के इस विद्रोह को जगत सिंह ने दबाया और 1620 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा किया। कांगड़ा किले पर नवाब अली खां के नेतृत्व में मुगलों का कब्जा हुआ, जो कि 1783 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब ने पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ समय समय के बाद कांगड़ा किले के किलेदार बदलते गए और रियासतें अपने आप मुगलों के समकालीन बनती गई। इसी समय पहाड़ी रियासतों ने मुगलों के विरुद्ध कुछ विद्रोह भी किए, जैसे जब औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी, तो वहाँ के राजा चतर सिंह ने एक संघ बनाकर उसका विरोध किया और गुलेर, जम्मू और बसौली के राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह किया और अपनी खोई हुई रियासतें भी वापस हासिल कर ली। इसके साथ साथ मुगल्स का हिमाचल के आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, क्लोथिंग्स और लैंग्वेजेस पर भी प्रभाव रहा, लेकिन कल्चर पर सिर्फ मुगल्स का नहीं बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में सिखों का भी रहा।
सिखों के हमेशा से ही पहाड़ी रियासतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे और कई सिख गुरुओं ने हिमाचल प्रदेश की कई रियासतों में यात्राएं भी की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ी रियासतों के साथ 2 युद्धों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पहला है कहलूर के राजा भीमचंद के साथ बघानी युद्ध और मुगलों के साथ नादौन युद्ध। और इन दोनों युद्धों में उन्हें जीत हासिल हुई, पर मुगलों की तरह सिख भी सिर्फ लोअर हिमाचल पर ही अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए। और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही आधुनिक भारत और आधुनिक हिमाचल की शुरुआत हुई।